बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वर्चुअल मैम। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम गेट जनरल टेस्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। मोर स्पेसिफिकली आज की वीडियो में हम वर्बल सेक्शन को डिस्कस करेंगे कि आपने किन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, इसको कैसे प्रिपेयर करना है और कहाँ से प्रिपेयर करना है, और आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए इसको प्रिपेयर करते वक्त, और इवन कि टेस्ट के अंदर भी आपने किस तरीके से चीज़ों को लेकर चलना है। सो ओवरऑल आज की इस वीडियो में हम इन सब एलिमेंट्स के ऊपर बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि मैंने गेट जनरल टेस्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हैं, जैसे कि आपने किस किस सेक्शन को किस तरह से प्रिपेयर करना है, आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, किन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है और किस अप्रोच के साथ आपने इसकी तैयारी करनी है। सो आप मेरी गेट जनरल की प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें, मुझे उम्मीद है कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। ओके, सो अगर हम बात करें कि इस सेक्शन की मार्क्स डिवीजन कैसी है, तो बेसिकली इस सेक्शन के अंदर हमारे पास मेजर 5 सेक्शंस आते हैं। पहला है ग्रामर, जिसमें सेंटेंस कंप्लीशन आ सकती है, ग्रामर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज आएंगे। दूसरा है हमारे पास कंसेप्चुअल, फिर आएगा हमारे पास एनोलॉजीज और एक कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, और देन एंटोनिम्स आएंगे। ठीक है, मेजर वर्बल सेक्शन के अंदर हमारे पास ये 5 सेक्शंस आते हैं। ठीक है, यानी कि 5 चीज़ों से रिलेटेड आपके पास एमसीक्यूज आएंगे। अगर आप एनटीएस के सिलेबस को देखें जो एनटीएस की वेबसाइट पे आपको अवेलेबल है, तो उसमें मार्क्स की डिवीजन अलग तरीके से है, यानी कि इसमें कंसेप्चुअल की मार्क्स 5-6 हैं। ठीक है, एंटोनिम्स के अलग है, इस तरह से। लेकिन आपने इसके ऊपर नहीं जाना। मैंने 2 दफ़ा टेस्ट दिया है, लेकिन मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है कि इस टेस्ट के अंदर एनोलॉजीज 10 आती हैं, मस्ट 10 आती हैं, 11 भी आ सकती हैं बल्कि, लेकिन एटलीस्ट 10 ज़रूर आएंगी। इसी तरह से एंटोनिम्स भी आपके पास 10 आएंगे, ग्रामर से भी रिलेटेड आपके पास 10 एमसीक्यूज आएंगे। इसी तरह से कॉम्प्रीहेंशन और कंसेप्चुअल में भी आपके पास 10-10 मार्क्स आएंगे। ठीक है, आपने जो वेबसाइट के ऊपर जो मार्क्स डिवीजन है उसके ऊपर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना। ठीक है, सो ये जो मैंने 5 सेक्शंस आपको बताए हैं, इन सब सेक्शन में से 10-10 एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, ये तो हो गई मार्क्स डिवीजन की बात। अब हम बात करते हैं कि आपने हर सेक्शन को किस तरह से प्रिपेयर करना है। अगर सबसे पहले हम ग्रामर के ऊपर बात करें, सो ग्रामर के अंदर भी आपके पास काफ़ी लिस्ट आ जाती है, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स आ जाती हैं कि इसमें से आएंगे आपके पास एमसीक्यूज। लेकिन मैंने जो चीज़ ऑब्जर्व की है अपने 2 टेस्ट में, वो ये है कि इन सब चीज़ों में से ज़्यादातर एमसीक्यूज नहीं आते। तो कुछ टॉपिक्स बताऊंगी कि इनमें से ही ग्रामर के आएंगे एमसीक्यूज। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंसेस आ जाती हैं और उसकी डिफरेंट एस्पेक्ट्स आ जाती हैं। फिर आपके पास फॉर्म्स ऑफ वर्ब आ जाती हैं, यानी कि अगर वर्ब है तो उसके बाद कौन सी फॉर्म आएगी, मॉडल वर्ब के बाद कौन सी फॉर्म आएगी, डिडंट के बाद कौन सी आएगी। इस तरह से आपसे किसी भी चीज़ से पूछ सकते हैं कि इसके बाद कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। और प्रेपोजिशन पूछी जा सकती है। प्रेपोजिशन में भी जो हमारे पास कॉमन प्रेपोजिशंस आ जाती हैं, आपने उन्हीं के ऊपर फोकस करना है। कुछ प्रेपोजिशंस होती हैं जैसे कि किस लफ्ज़ के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आनी चाहिए, उनमें भी इजी वाली आएंगे, ज़्यादा मुश्किल वाली नहीं आएंगी कि जो बहुत ही रेयरली यूज्ड होती हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर आप लोगों की बहुत ज़्यादा किस्मत ख़राब है तो फिर हो सकता है कंडीशनल्स में से भी आ जाए आपको एमसीक्यू। अदरवाइज़ मैंने 2 दफ़ा टेस्ट दिया है, दोनों दफ़ा कंडीशनल में से नहीं आया और ना ही फंक्शंस में से आया है। और अगर जो मैंने टॉपिक्स आपको बताए हैं, इनमें भी अगर मैं आपको बताऊं कि ज़्यादा किस में से एमसीक्यूज आते हैं, तो वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। उसके बाद प्रेपोजिशन में से बहुत ज़्यादा आते हैं, इवन कि जो कंसेप्चुअल वाला सेक्शन होता है उसमें भी पूछे जाते हैं। और इसके साथ साथ आपकी वो जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं ना, कि किसके बाद कौन सी फॉर्म आनी है, वो ज़्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, सो अगर आप ये 3 टॉपिक्स के ऊपर आपकी बहुत अच्छी कमांड है ना, तो आप 10 में से एटलीस्ट 8 एमसीक्यूज अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन जो हमारे पास आ जाता है वो है कंसेप्चुअल का सेक्शन। ये सेक्शन भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है। मैंने जब पहला टेस्ट दिया था तो उसमें मुझे लग रहा था कि शायद मेरे ये सारे ही सही हैं, लेकिन बाद में जब मेरा रिजल्ट आया और मैंने अपने मार्क्स कैलकुलेट किए कि मेरे कहाँ कहाँ से कट सकते हैं, तो मेरा जो ग्रामर का सेक्शन था वो भी बहुत अच्छा हुआ था। एनोलॉजीज़ में भी मेरे समहाउ 7 to 8 ठीक थे, और मेरे सिनोनिम्स तो सारे ही सही थे, एंटोनिम्स सॉरी। तो मेरे जो मार्क्स शायद कॉम्प्रीहेंशन में से या फिर कंसेप्चुअल में से कटे थे। ठीक है, और बाद में जब मैंने प्रैक्टिस करना शुरू की थी तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कंसेप्चुअल में बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। ठीक है, सो कंसेप्चुअल वाले को प्रिपेयर करने के लिए एक ही ट्रिक है, वो है प्रैक्टिस। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें,
इसमें मेनली 2-3 चीज़ें आ जाती हैं कि कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं, इसमें बेसिकली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आ जाते हैं, या फिर एडिशनल सेंटेंसेस आ जाते हैं, यानी कि एक स्टेटमेंट होगी और उसमें कुछ एडिशनल सेंटेंसेस होंगे। या तो वो कॉज एंड इफेक्ट वाली सिचुएशन को एक्सप्लेन करेंगे या फिर एक ही स्टेटमेंट को फर्दर सपोर्ट करेंगे, ठीक है। सो आपने जब प्रैक्टिस करनी है तो आपने ये चीज़ देखनी है कि क्या वो कंसेप्चुअल जो सेंटेंस है वो कॉज एंड इफेक्ट वाली रिलेशनशिप है या फिर वो उसको सपोर्ट या मोडिफाई कर रहा है, ठीक है। सो अगर आप ये 2-3 चीज़ें देख लें उसके अंदर तो काफ़ी अच्छे तरीके से आप उसको ठीक कर सकेंगे। ये जब मैंने सेकंड टाइम टेस्ट दिया था तो तब मैंने ये वाली प्रेपरेशन करते वक्त मैंने ये चीज़ निकाली थी, ठीक है। सो मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि आपने एनालॉजीज वाला सेक्शन कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। सो ये एक ऐसे सेक्शन है जिसमें आपको प्रैक्टिस चाहिए, यानी कि आपको एक्सटेंसिवली पढ़ना होगा। इसमें समटाइम्स ऐसे होता है कि वोकैबुलरी मुश्किल आ जाती है, आपको वोकैबुलरी का ही नहीं पता होता, ठीक है। इसमें आपने रिलेशनशिप देखनी होती है कि 2 वर्ड्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप है, और फिर फर्दर आपने एमसीक्यूज में देखनी होती है। अगर आपको एक भी एमसीक्यू में एक भी वर्ड नहीं आता, अनलेस कि आप इजीली जो करेक्ट ऑप्शन है उसको चूज़ कर पाए, सो इसके लिए आपने क्या करना है, इसमें आपने डिफरेंट बुक्स से, डिफरेंट साइट से आपने एनालॉजीज को पढ़ना शुरू करना है। मैं आपको यहाँ पर 2 बुक्स सजेस्ट करूँगी, इधर से आप एनालॉजीज को प्रिपेयर कर सकते हैं। जब मैंने पहला टेस्ट दिया था तो उसमें 11 एनालॉजीज आई थी, और फिर मैंने घर आके मैंने वो सारी एनालॉजीज ढूंढी, तो मुझे एक ही जगह से मुझे ये सारी एनालॉजीज मिल रही थी। तो बाद में मैंने वो बुक जब ढूंढी तो उसमें वो सारी की सारी एनालॉजीज थी, तो मैंने वहाँ से प्रिपेयर करना शुरू किया जब मैंने दूसरी दफ़ा टेस्ट देना था। लेकिन जब मेरा सेकंड टाइम टेस्ट आया तो उसमें वहाँ से एनालॉजीज तो नहीं आई थी, लेकिन मुझे उसको देते वक्त मुझे बहुत आसानी हुई। उसमें 11 एनालॉजीज थी, लेकिन उसमें से मेरी 10 ठीक थी, यानी कि वहाँ से मुझे काफ़ी जो मुश्किल थी, क्योंकि उस बुक के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, तो जब मैंने मुश्किल कर ली थी तो बाकी भी मुझे बहुत ज़्यादा आसान लग रही थी, ठीक है। और ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगा, ठीक है। ये आप एक ऐसी चीज़ है कि आप इस तरह से नहीं कर पाएंगे। सो सबसे पहले तो आपको रिलेशनशिप ढूंढना आना चाहिए। समटाइम्स ऐसे होता है कि वर्ड्स का मीनिंग भी पता होता है, हर चीज़ पता है, लेकिन फिर भी आप रिलेशनशिप अच्छे से नहीं सोच पाते तो आप करेक्ट नहीं ऑप्शन ढूंढ पाएंगे। सो रिलेशनशिप मस्ट आपने ढूंढनी है कि कौन सी रिलेशनशिप है जो अच्छी है इसके अंदर, ठीक है, और उसी के हिसाब से आपने ऑप्शन को चूज करना है। और समटाइम्स एनालिसिस में ऐसा होता है कि एक एनालॉजी होती है और उसमें 2-3 ऑप्शंस होते हैं जो करेक्ट लग रहे होते हैं, तो उसमें आपने क्या करना है कि आपने जो नियरेस्ट है, जो नेचर के साथ मिलती है, फॉर एग्जांपल अगर एक एनालॉजी है वो मेडिकल के टर्म से आई है और उसके बाद उसके जो ऑप्शंस हैं एक मेडिकल से रिलेटेड है और एक किसी और साइंस से रिलेटेड है या फिर इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, तो आप क्या करेंगे कि आप मेडिकल वाला जो टर्म है उसको चूज़ करेंगे, ठीक है। यानी कि आपने नियरेस्ट ऑप्शन चूज़ करने के लिए आपने उसकी जो नेचर है, नेचर ऑफ क्वेश्चन है, आपने उस चीज़ को फॉलो करना है, ठीक हो गया। और इसके अलावा समटाइम्स ऐसे होता है कि कोई वर्ड मुश्किल आ जाता है, आपको उसका सिनोनिम नहीं पता होता है, उनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की भी रिलेशनशिप पूछी जाती है। तो समटाइम्स क्या होता है कि एक वर्ड को पढ़ के आपको वाइब आती है कि भाई ये पॉजिटिव वर्ड है या नेगेटिव वर्ड है, तो इसमें भी आप अगर रिलेशनशिप अच्छे से चेक कर ले तब भी आप अच्छे से ऑप्शन को चूज़ कर पाएंगे। सो एनालॉजीज के लिए मैं यहाँ पे आपको 2 बुक्स रेकमेंड करूँगी, तो आप इसमें से जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपके लिए बेटर है। नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है मेरे पास कॉम्प्रीहेंशन का। कॉम्प्रीहेंशन से भी हमारे पास 10 क्वेश्चंस आते हैं, इसमें 2 या 3 या 4 आपके पास छोटे छोटे पैराग्राफ्स आते हैं, ज़्यादातर 2 पैराग्राफ्स आ जाते हैं, ठीक है। और उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं, जैसे कि पैसेज का टाइटल क्या हो सकता है, या फिर राइटर का मेन आइडिया क्या है, या फिर क्या इन्फर कर रहा है, या फिर कोई डिटेल खींची जा सकती है, ठीक है। सो टाइटल के लिए आपने एक ऐसी टाइटल चूज करनी है जो सब कुछ कंटेन करे, यानी कि कोई एक सर्टन एलिमेंट को न बताए। आपने एक ऐसी टाइटल ऑप्शंस में से चूज करनी है जो पूरे पैराग्राफ को, पूरे सब पैराग्राफ्स को इंक्लूड करे, ठीक है, क्योंकि सब की सब टाइटल्स आपको अच्छी लगेंगी। लेकिन ट्रिक यही है कि आपने वो वाली टाइटल चूज़ करनी है जिसमें हर एलिमेंट उन 2 पैराग्राफ्स में आया हो, तो आपने उसको उस टाइटल के अंदर इंक्लूड करना है। अगर इन्फर वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कि राइटर या ऑथर इस पैसेज से आपको क्या बताना चाहता है या क्या इन्फर कर रहा है, तो आपने जो टेक्स्ट के अंदर है आपने उसके ऊपर नहीं जाना, बल्कि आप इसको पढ़ के आपकी क्या थिंकिंग या क्या रिजल्ट आप निकालते हैं आपने उसकी बेस के ऊपर
ऑप्शन चूज करना है। और इसी के साथ मेन आइडिया क्या है, तो यूजुअली मेन आइडिया फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन के अंदर होता है। तो आप अगर इन दोनों लाइन को देखें तो आप अच्छे से एक मेन आइडिया निकाल पाएंगे। सो इसके अंदर कुछ डिटेल्स डाली जाती है कॉम्प्रिहेंशन के अंदर, ज़्यादातर डेट्स डाल देती हैं या फिर मुश्किल वोकैबुलरी डाल देते हैं या कुछ टर्म्स डाल देते हैं, ठीक है। सो आपने क्या करना है कि जब आपने पढ़ना शुरू करना है कॉम्प्रिहेंशन, तो आपने डिटेल्स के ऊपर नहीं जाना। यानी कि अगर कोई टर्म आ गई है मुश्किल, तो आपने ये नहीं सोचना कि इसका क्या मतलब है, मुझे तो आता ही नहीं है, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगी। वो सिर्फ और सिर्फ आपका ध्यान हटाने के लिए, कॉम्प्लेक्स करने के लिए डाली जाती है। आपने डेट्स डिटेल्स के ऊपर फोकस करना ही नहीं है। आपने बस अपनी इनिशियल रीडिंग को करना है 2 मिनट्स के अंदर। उसमें आपने एक चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि आपने देखना है कि उसकी कंस्ट्रक्शन कैसी, यानी कि 2 पैराग्राफ्स हैं, पहले पैराग्राफ में क्या बात हो रही है उसका आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। इसी तरह से सेकंड पैराग्राफ में क्या बात हो रही है और उसको कंक्लूजन पता होना चाहिए, ताकि जब आप अपनी 2 मिनट्स के अंदर इनिशियल रीडिंग को ख़त्म कर सकें, तो फिर आप जब MCQs के ऊपर जाए तो आपको पता हो कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो किस जगह पर है। आप फ़ौरन से उस जगह पर जाएंगे, उसको जस्ट रीड आउट करें और करेक्ट आंसर को निकाल लें, ठीक है। और एक कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर आपने मैक्सिमम 4 to 5 मिनट्स लगाने हैं। अगर बहुत लेंथी है तो फिर आप 5 से 6 मिनट्स लगा दें, और अगर बहुत टफ है तो फिर 6 और 8 मिनट्स लगाएं, लेकिन इससे ज़्यादा आपने नहीं लगाने, ठीक हो गया। नेक्स्ट मेरे पास जो लास्ट सेक्शन है हमारा वो है एंटोनिम्स, जो वोकैबुलरी का सेक्शन है। जब मैंने वीडियो बनाई थी कि आपने किस सोर्सेज से आपने प्रिपेयर करना है गेट जनरल, तो मैंने उसमें भी बताया है कि आपने किसी भी चीज़ को प्रिपेयर करने से पहले एनालाइज करना है कि इसका लेवल क्या है। जो MTS का टेस्ट है वो इस लेवल के ऊपर बनाया जाता है कि हर कोई दे सके। यानी कि ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ BS इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता, इस्लामिक स्टडीज़ वाले भी दे सकते हैं, इसको कोई भी दे सकता है, इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स भी देते हैं। सो जो वोकैबुलरी वाला सेक्शन होता है वो बहुत ही बेसिक होगा, इतने बेसिक वर्ड्स नहीं होंगे लेकिन FSC के लेवल तक होंगे, ठीक है। तो जब आपने वोकैबुलरी कहीं से भी प्रिपेयर करना है तो क्या करना है, आपने बहुत मुश्किल वाले वर्ड्स को स्किप करते जाना है। और मेनली आप पता क्या करें, आप जो ऑप्शंस में होते हैं ना वर्ड्स, वो ज़्यादा ईजी होते हैं और वो ज़्यादा यूज्ड होते हैं, ठीक है। सो आप उनको प्रिपेयर कर लें, यानी कि आपने बहुत मुश्किल वर्ड्स को प्रिपेयर नहीं करना। बहुत सिंपल वर्ड्स आते हैं और समटाइम्स इतने सिंपल वर्ड्स आते हैं कि आप मुश्किल हो जाता है करेक्ट आंसर ढूंढने में। फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी मैंने टेस्ट दिया था, उसमें एक एंटोनिम पूछा गया था ऑफिशियल का, उसमें ऑप्शंस थे प्राइवेट, पब्लिक, जनरल, ठीक है। तो मुझे इसमें समझ नहीं आ रही थी कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। सो इसमें भी आपकी स्किल्स ही चेक की जाती हैं कि आप किस तरीके से वर्ड्स की रिलेशनशिप को चेक करते हैं, ठीक है। सो एंटोनिम्स का वोकैबुलरी वाले सेक्शन है उसको भी बेसिक रखना है, क्रिटिकली आपने चीज़ों को लेकर चलना है, ठीक हो गया। सो इस तरीके से आपने एक एक सेक्शन को प्रिपेयर करना है, ठीक है। इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ कि आप सबको पता होगा कि NTS की टेस्ट में मॉक टेस्ट भी स्टूडेंट्स देते हैं, और मैंने भी काफ़ी दिए थे लेकिन मुझे कोई से भी रिलायबल नहीं लगे। सो इसलिए मैंने 5 to 6 मॉक टेस्ट मैंने प्रिपेयर किए हैं जो बिल्कुल ही NTS के लेवल के ऊपर हैं। 100 MCQs उसके अंदर होंगे। सो अगर आप लोगों को किसी को भी मेरे वो मॉक टेस्ट चाहिए तो आप लोग मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल के ऊपर आप लोग मुझे मैसेज कर सकती हैं या मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और उसकी फ़ी है 1000 रुपीज़। उसके अंदर आपको 5 to 6 मॉक टेस्ट मिलेंगे PDF की फॉर्म में। आप उसको प्रिंट करवा कर आप अपने घर पर बैठ के टाइमर लगा के 2 घंटे के अंदर आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और ये चीज़ आपने तब करनी है जब आपके टेस्ट में 2-3 दिन रह जाए, तब आपने अपनी प्रेपरेशन छोड़ देनी है और जस्ट मॉक टेस्ट देने हैं, ताकि आपकी प्रेपरेशन हो, आपकी स्पीड तेज़ हो और आपका जो ब्रेन है वो भी यूज टू हो, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी और आपकी काफ़ी चीज़ें क्लियर होंगी। इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।